नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपनी डीएन कॉमर्स क्लासेस में। और आज जो हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड। पार्टनरशिप का हमारा जो अकाउंट्स है वो भी हमको पढ़ना है। तो अगला जो आज हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम फंडामेंटल से लेके आगे हर एक चीज़ तक देखेंगे क्या कैसे है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन सिंपली हमारी सेक्शन 4 जो है, और सेक्शन 4 कौन सा है? सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, सिंपली अगर कहें एज पर इसके जो रूल है, जो इसका सेक्शन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये तो हो गई बेसिक एकदम डेफिनेशन। अब इसको हम अपने टर्म में समझते हुए आगे बढ़ते हुए सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक्ट कौन सा लगेगा। उसमें हमारा जो एक्ट है वो हमारा एक्ट है एक सेकंड, तो हमारा जो एक्ट लगना है वो लगना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। और डेफिनेशन किस में दी है? तो डेफिनेशन इसकी दी हुई है सेक्शन 4 में। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, सिंपली कहें दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में आते हैं, एक साथ एग्री होते हैं कि हम भैया कोई बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। और ऐसे केस में हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो सारे मिल के बिजनेस को देखें, या उनमें से कोई एक या उनमें से कुछ सबके नाम पर व्यवसाय देखें। तो इसका मतलब आप सिंपली समझ गए, दो या दो से अधिक लोग होंगे, प्रॉफिट शेयर करने के लिए होंगे, और उनमें से कोई एक या सभी मिल के व्यवसाय को चला सकते हैं। अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमने कही थी, सबसे पहली बात हमने कही थी कि टू और मोर पर्सन्स। तो इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। देखो भाई, साझेदारी होने के लिए अगर आप किसी से भी क्या है कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो एग्रीमेंट करने के लिए क्या है, कम से कम दो लोग होंगे ना। अपने आप से तो एग्रीमेंट करना ही लोग नहीं नहीं देखो भाई, हम खुद से एग्रीमेंट कर लिया, हम खुद ही से काम कर रहे हैं और हम खुद को दो आदमी ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। तो एटलीस्ट एक अगला आदमी होना चाहिए जिसके साथ आप बातचीत करोगे, ट्रीटमेंट एग्रीमेंट करोगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप शेयर करोगे। उसके बाद क्या है कि जो दूसरा टर्म इसमें आया है, दूसरा टर्म हमने बात की है, तो वो है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का ये है कि एग्रीमेंट का मतलब हो गया समझौता। समझौता मतलब कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो आप लोग आपस में डिस्कस करोगे, जो भी पार्टनर्स होंगे आपस में डिस्कस करेंगे। अगर सबको ठीक लगेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, वो उस टर्म्स पे एग्री हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट हमेशा लीगल होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि जो भी एग्रीमेंट हो वो लीगल हो, लॉ की नज़र में, जो लॉ है हमारा, जो कानून है देश का, उसकी नज़र में लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीमेंट कर लो कि चलो हम लोग एक ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं कि जिसमें जो है गाड़ी लूट लेंगे। तो ये क्या है? ये टोटली इलीगल है। तो इलीगल एग्रीमेंट नहीं होंगे, वो एग्रीमेंट कहलाएंगे ही नहीं। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? अगला फीचर इसका हमारा जो होगा, तो अगला फीचर अगर हम देखें इसका, और अगला पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा है कि जो हमारा बिजनेस होगा उसमें एटलीस्ट जो है, जो भी हमारा बिजनेस है उसमें हमारा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय आपका होगा और जो उद्देश्य होगा वो प्रॉफिट कमाना होगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब हो गया कि ऊपर जो हमने प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट मोटिव के जरिए, उसको क्या करना है? शेयर भी करना है। शेयर कहाँ होगा? जितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करना है। उसके बाद अगला क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जो हमारा पार्टनर्स का और फर्म का रिलेशन होगा वो कैसा होगा? पार्टनर्स
और फर्म के बीच में जो रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। यानी फर्म जो है वो प्रिंसिपल है और एजेंट कौन है, पार्टनर्स है। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल एजेंट का मतलब हो गया, अगर सिंपली कहें तो एजेंट क्या है, प्रिंसिपल के लिए काम करता है, मालिक के लिए काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ये व्यवसाय है वो प्रिंसिपल हो जाएगा और जो पार्टनर्स हैं उसके लिए उसके नाम पे काम कर रहे हैं तो वो एजेंट कहलाएंगे। और फिर हमने कहा था कि बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब हो गया कि उस जो पूरा व्यवसाय है उसको या तो सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या तो कोई एक या कुछ मिलके व्यवसाय को चला सकते हैं और वो सबके नाम पे चलाएंगे। मान के चलो कि 4 पार्टनर हैं और 2 के पास समय नहीं है, उन्होंने पैसा लगा दिया, कुछ मदद बीच में कर देते हैं, पर बाकी के जो 2 पार्टनर हैं वो व्यवसाय को पूरी तरीके से मैनेज करना है। तो व्यवसाय क्या हुआ, व्यवसाय तो चारों का हुआ ना। तो भले ही 2 काम कर रहे हैं लेकिन क्या होगा, वो एक्टिंग फॉर ऑल, वो चारों के नाम पे काम कर रहे हैं। उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर क्या है, तो राइट्स जो पार्टनर के हैं, पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स भी होते हैं। तो अपने पास जो पार्टनर है, पार्टनर के पास सबसे पहले राइट क्या है, तो हर पार्टनर को, प्रत्येक पार्टनर के पास राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस जो है जो भी होगा वो अपने बाकी सहयोगियों के साथ शेयर करे, बांटे। उसके बाद क्या है, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस जो भी हो रहा है उस बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर पाए, जो भी बिजनेस की गतिविधियां उसमें चल पाए, काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर कल को बाकी के जो 2 पार्टनर हैं वो काम करना चाहें तो आप रोक देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि फर्म चारों की है और चारों का बराबर हिस्सा है। तो जब बराबर हिस्सा है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो हर आदमी जो है बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हर पार्टनर्स को जो है यह हक है कि वो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनसे बिजनेस रिलेटेड मामले में जो है अपना कंसल्ट कर ले कि भैया क्या कैसे होना है, ये चीज़ कैसे होगी, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हर एक कंसल्टेंसी जो है वो बाकी पार्टनर्स के साथ कर सकता है। और उसके अलावा हर पार्टनर्स को हक होता है कि वो इंस्पेक्ट कर ले, क्या इंस्पेक्ट कर ले, कॉपी जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, तो जो भी खाते वही हैं, खाता है जो कुछ भी है उसको हर पार्टनर चेक कर सकता है। उसके बाद हर पार्टनर को हक है कि नए पार्टनर का एडमिशन रोक दें। मान के चलो 4 पार्टनर हैं, 3 तैयार हैं कि हाँ हाँ एक और आदमी एडमिट करना चाहिए व्यवसाय में, पर चौथा आदमी मना कर देता है कि नहीं नहीं भाई एडमिट नहीं हो सकते हैं। तो चौथा आदमी के कहने की वजह से नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि जो है 3 लोग कह दिए तो 3 की बात मानी जाएगी, 1 की नहीं। अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होना है तो जितने पार्टनर हैं सभी के सभी पार्टनर सहमत होने चाहिए। अगर एक भी पार्टनर असहमत है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा नए पार्टनर का। उसके अलावा हर पार्टनर का बाकी पार्टनर की तरह प्रत्येक पार्टनर का जो भी सब फर्म है, फर्म की संपत्तियों में क्या होता है, जॉइंट ओनरशिप होगी, यानी मिली जुली जो है आप कह सकते हैं मालिकाना हक उसका होगा उस पर। और उसके अलावा अगर कोई पार्टनर जो है उसने फर्म को लोन दिया है तो वो पार्टनर को फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। अगर नहीं भी एग्री किया गया है इंटरेस्ट का कोई रेट तो की ये बात बताई जा रही है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं नहीं इतने % ब्याज पे देंगे तब तो अलग बात है, पर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि कितने रेट पे देना है, तब ऐसे केस में 6% पे उसको ब्याज मिलेगा अपने लोन पे। उसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर कोई एक्सपेंस इनकर करता है फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करता है तो उसका जो है उसके पास अधिकार है कि वो बाकी फर्म से उसके बाद उसका पैसा ले ले। मान के चलो कि किसी को सैलरी देनी हुई, फर्म के खाते में पैसा नहीं है तो अपने पास से पैसा दे दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए नहीं नहीं भाई तुम अपने तरफ से दे दिए हो हम अब नहीं देंगे। नहीं, फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट की है। उसके अलावा हर पार्टनर को अधिकार है कि वो अगर चाहे व्यवसाय से तो रिटायर हो सकता है, पर इसके लिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड, एक समय आपको नोटिस देनी पड़ती है कि हाँ भाई हम इतने दिन बाद ऐसे ऐसे टाइम पे जा रहे हैं छोड़ के। ऐसा नहीं है कि आज सो के उठे अचानक से सबको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए पार्टनर्स को कि भाई आज से मैं रिटायर हो रहा हूँ। ऐसे नहीं कर सकते हो आपको एक प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड बेसिकली जो है एग्रीमेंट है। किसका, पार्टनरशिप डीड जो है एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का। तो पार्टनरशिप डीड जो है हमारा ये है क्या, तो अगर हम बेसिकली इसको इजी टर्म में समझें तो जो हमारा पार्टनरशिप डीड है ये एक हिसाब से क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है
कि टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब है कि किस टर्म्स पे लोग काम कर रहे हैं, क्या कंडीशंस रखी गई हैं, कैसे काम होने हैं, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन किसका जो है किस रेट पे सैलरी दी जाएगी, किसको कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट लगना है कि नहीं लगना है। तो हर एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें व्यवसाय में डेली काम आने वाली हैं, उन सब के लिए जो है ये एक एग्रीमेंट किया जाता है। और ये इसी एग्रीमेंट को जो आपस में होता है कि कौन कैसे क्या काम करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप कह सकते हो, इसी को हम बोलते हैं अपना क्या, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का ये हो गया। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, तो इसमें ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, दोनों वैलिड होता है, पर ये हमेशा से कहा जाता है कि रिटन जो है वो ज़्यादा बढ़िया पार्टनरशिप डीड है, क्योंकि आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको प्रूफ कर सकते हो, और ओरल बातों का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इस वजह से ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, पर आप इसको जो है रिटन में ज़्यादा अच्छा मानोगे। क्यों? क्योंकि रिटन में प्रूफ होता है। तो कैन बी ओरल और रिटन, ठीक। उसके अलावा किस लिए होता है, इसमें सारी जब टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी गई होती हैं कि क्या होना है, कैसे होना, पूरे व्यवसाय में किसको किस हिसाब से पैसा देना है, क्या सैलरी होगी, हर एक चीज़, तो कोई भी जो है डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं होती है। और इसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और इसका एक और नाम है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में कभी पूछ ले कि और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आप पढ़े होंगे, अगर कंपनी अकाउंट का थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वही है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड में हमारा जो इंक्लूड होती हैं चीज़ें, वो सबसे पहली बात होता है फर्म का। फर्म का हमारे जो है नेम और एड्रेस, फर्म कहाँ काम कर रही है, तो फर्म का नेम और एड्रेस। उसके बाद जो है फिर क्या होगा, पार्टनर्स जो मतलब सहयोगी हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, साझेदार हैं, उनका नेम और एड्रेस, वो कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद फिर आप बताओगे कि जो व्यवसाय है उसका टाइप क्या है, टाइप एंड और किस प्रकृति का है, कौन सा काम कर रहे हो भैया, ये किसका, बिजनेस का। उसके अलावा आप ये भी बताओगे किस पर्पज से कर रहे हो। उसके अलावा हर एक पार्टनर्स के द्वारा कितनी कैपिटल दी गई है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप बताओगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एवरी पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एवरी पार्टनर। तो इतनी चीज़ें आप इसमें बताओगे। उसके अलावा भी इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हैं उसको हम देख लें और क्या है। तो इसके अलावा हमारा आप देखोगे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बेसिकली होता है कि जो भी फर्म, हमने कल पढ़ाया था कि जो भी हमारा कैपिटल है, कैपिटल को व्यवसाय को किसने दिया है, मालिक ने दिया है। तो व्यवसाय का भी काम क्या है कि उस पर वो इंटरेस्ट दे, क्योंकि अगर मालिक कहीं और इन्वेस्ट किया होता पैसा तो उस पर उसको रिटर्न मिलता। उसके अलावा ड्राइंग है, तो ड्राइंग आप जानते हो कि पार्टनर्स ने कितना जो है पैसा ड्राइंग निकाला है। तो हाउ, मतलब इसमें होगा क्या, तो इसमें ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बताया जाएगा कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उसके बाद ड्राइंग के केस में तो ये बताया जाएगा कि प्रत्येक जो पार्टनर है वो मैक्सिमम कितना ड्राइंग निकाल सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे पार्टनर्स जो पैसा अपना निकालेंगे उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि पार्टनर्स जो हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिवाइड होगा। उसके अलावा जो सैलरी है, तो ये होगा कि अगर मान के चलो कि अभी कहा पढ़ा था ना हमने कि कोई एक भी बाकी पार्टनर्स के लिए जो है काम कर सकता है। तो अगर मान के चलो कि एक आदमी 4 आदमी का काम कर रहा है, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी में आ जाएगा कि क्या कोई पार्टनर, जो पार्टनर है उसको सैलरी इंटाइटल्ड है या नहीं। उसके बाद गुडविल है, तो गुडविल का आप जानते हो वैल्यूएशन कब होगा, गुडविल का वैल्यूएशन सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे। तो किस मेथड से ये जो है वैल्यूएशन होना है, जैसे 3 मेथड हैं गुडविल वैल्यूएशन के, तो उन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड इसमें यूज होगा, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, 3 तरह के मेथड हैं, तो उन तीनों में से कौन सा मेथड इसमें यूज होगा। उसके अलावा है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। तो अकाउंटिंग पीरियड का आप जानते हो कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है,
1 साल का टाइम होता है, और 1 साल के अलावा इसको हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा टाइम होगा, 1 साल का होगा कि आधे साल का होगा, जनवरी से दिसंबर का होगा कि अप्रैल से मार्च का चलेगा, कि जुलाई से दिसंबर और जन से जून, तो 6 महीने का, साल भर का, किस टर्म पे, कहाँ से कैसे होगा, ये आप अकाउंटिंग पीरियड में इसको आप डिसाइड करोगे। उसके अलावा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, तो किस हिसाब से फर्म को जो ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, और उसके बाद कैसे एंट्री होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑडिटिंग का होगा, तो आप डिसाइड करोगे कि ऑडिटिंग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो किस मेथड से हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। भाई ऑडिटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, तो कैसे अपॉइंट होगा। उसके अलावा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप होगा, कि किस डेट को पार्टनरशिप आपकी शुरू हुई है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या आपकी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन की है जिसके बाद इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, या आपकी चलती रहेगी। उसके बाद गार्नर वर्सेस मुरे का केस था, तो क्या ये केस अगर कोई इंसॉल्वेंसी होती है तो उसमें आप इसको लागू करोगे या नहीं लागू करोगे। उसके अलावा बैंक अकाउंट, तो क्या बैंक अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, फर्म के नाम पे खुलेगा कि किसी पार्टनर के नाम पे खुलेगा, कि जॉइंट अकाउंट होगा फर्म का, चेक कैसे होगा, अगर चेक है तो चेक पे सिग्नेचर किसकी होगी। तो ये सारी चीज़ें बैंक अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में दिया होता है। उसके बाद कौन सा नियम आप फॉलो करोगे, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, और रिटायरमेंट के केस में आप किस तरह का रूल फॉलो करोगे। और उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आप कैसे करोगे। तो ये कुल 20 तरीके के 20 पॉइंट हैं जिसको हमने पढ़ लिया है, और उसके अलावा सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। अब इसके अलावा छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स को हम डबलिंग नहीं करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, तो अभी हमने जैसे पढ़ लिया है, तो इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटी को बताता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। तो सब बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर है। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, वो ये है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन केस में अगर मान के चलो कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहा है और वो एब्सेंस है, तो ऐसे केस में अगर कोई घटना होती है, मतलब कुछ चीज़ें अगर होती हैं, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं दिया है, तो चाहे कोई पार्टनर कितनी भी कैपिटल लगाए, चाहे एक पार्टनर 1000 लगाए और अगला पार्टनर 1 करोड़ लगाए, हमको इस कैपिटल कंट्रीब्यूशन से 1% का भी मतलब नहीं है। चाहे जो भी हो, चाहे जितनी कैपिटल हो भी या नहीं भी हो, पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस बटेंगे वो पूरी तरीके से इक्वली बटेंगे, सबको बराबर मान लिया जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहा जा रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक, और अगर मान के चलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है डीड में कि ये सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा, तो और ऐसे केस में अगर आप जब प्रोवाइड करने जा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख रहे हो प्रॉफिट कम है, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा चार्ज कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहां तक प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है, आप सिर्फ उतने तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। मान के चलो कि 1000 रुपये का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 आ रहा है, तो आप 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे 1000। क्यों? क्योंकि जो इसका रूल है वो कहता है कि जहां तक प्रॉफिट है वहीं तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, ये शब्द जब इस्तेमाल हो जाए, यानी प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज करना है, तो ऐसे केस में चाहे जो भी प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कम पड़े या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस आ जाए, हम ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा चार्ज करेंगे। उसके अलावा सैलरी टू अ पार्टनर, तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं किया गया है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने पहले भी बताया है कि अगर फर्म कुछ भी नहीं कहती है, लोन के बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। उसके अलावा एडमिशन टू एन न्यू पार्टनर, तो बिना किसी सारे पार्टनर्स के कंसेंट के कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में कंडक्ट कर सकते हैं, उसके अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो सारे पार्टनर्स, प्रत्येक पार्टनर, हर एक पार्टनर जो बिजनेस की बुक्स है उसको चेक कर सकता है और उसका अपना एक कॉपी भी रख सकता है। तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम आते हैं कि हमारे पास अब इसमें हम बनाते क्या हैं।
तो आप देखो कि जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम पूरे फर्म का अकाउंट बनाते हैं। तो फर्म का अकाउंट जब बनाएंगे तो हमने पिछले पढ़ लिया है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जब निकल के आ जाएगा तो मेरे भाई ये अभी तक जो किस्सा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने फर्म की चीज़ें ली हैं, लेकिन अब मेन खेल ये होगा पार्टनरशिप में कि हमारा जो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ पे जाएंगी। तो पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसको भी हमको किसी अकाउंट में नोट करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनर्स रिलेटेड एंट्रीज के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, और पीएल से आप समझ ही सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा उसका आप बंटवारा करोगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो इसका फॉर्मेट सेम पीएल की तरह होता है, पीएल अकाउंट की तरह पूरा फॉर्मेट है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दोगे। उसके अलावा क्या होगा? इसमें जो भी एंट्रीज जाएंगी, जो कुछ भी होंगी, वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड होंगे नेट प्रॉफिट आने के बाद। तो जैसे क्या जाएंगी? तो जैसे इसमें हमारा जाएगा, देखो आप एक तरफ जानते हो कि खर्चा होता है, दूसरे तरफ जो है आय वाली चीज़ें होती हैं। तो मान के चलो कि हमारा जो है नेट प्रॉफिट आया है, तो नेट प्रॉफिट अगर इनकेस आया है तो इधर हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा। उसके अलावा व्यवसाय के लिए खर्चे क्या क्या हैं? तो व्यवसाय क्या करेगी कि मान के चलो कि अगर सैलरी दी है किसको? पार्टनर को, तो टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। उसके अलावा क्या होगा? मान के चलो कि पार्टनर को कमीशन दिया गया है, तो पार्टनर्स का कमीशन। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके अलावा मान के चलो कि कोई रिजर्व है तो टू रिजर्व्स। इतनी चीज़ें हमारी जो है यहाँ आ जाएंगी डेबिट साइड में। इसके अलावा जो हमारा आया ये इधर था। अब इधर एक और चीज़ है, अगर मान के चलो कि पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली है तो उस पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पार्टनर्स देंगे किसको? फर्म को देंगे। तो फर्म को जब देंगे तो फर्म के लिए आय हो जाएगी, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इधर आएगा। इसके अलावा अब आप जान रहे हो सिंपली जो कुछ भी होगा, जो चीज़ें हों, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर, और लॉस आएगा तो इधर। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, मान के चलो प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या आ जाएगा कि मान के चलो ABC हैं तो ABC करके उनके रेशियो में प्रॉफिट डाल दोगे, और लॉस हैं तो लॉस सेम केस में ABC और जो भी आएगा उनके उस खाते में डाल दोगे। तो इतनी चीज़ें हो गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब आज की क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो हम अगली क्लास लेंगे बहुत बड़ी नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में चलना है। तो अगली क्लास में जब हम चलेंगे तो उसमें हम कुछ एंट्रीज बताएंगे, जर्नल एंट्रीज बताएंगे, देखेंगे कि वो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और कैसे होती हैं। थैंक यू।